जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों एक बार आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएंगे लाइव, क्योंकि दोस्तों आपकी जो क्लास है दोस्तों वो रोज़ाना रात को 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज का सेशन पिछली क्लासों से भी की तरह हमेशा की तरह दोस्तों आप लोगों का शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। तो आप लोग सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में। दोस्तों क्लास को दोस्तों शुरू से लेकर कंप्लीट देखेंगे। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही शानदार चलेगा। आज के सेशन में हम दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे और पेज बाई पेज दोस्तों इस बुक को हम पूरी की पूरी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक में आपको थ्योरी क्लासेस के साथ साथ आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ जो आपकी जो पिछली परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन दोस्तों इस बुक में दिए गए हैं। तो आपको दोस्तों थ्योरी क्लासेस भी मिलेगी और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो एक बार आप सभी पर दोस्त लाइव आ जाएंगे क्लास में। इसके बाद दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर देंगे सभी प्यारे दोस्त अपनी क्लासों में। चलिए तो ले चलते हैं दोस्तों आपको अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टॉपिक दिया है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक दोस्तों रहेगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों वो चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में ईसा पूर्व दोस्तों ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये दोस्तों कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन निकल के आता है जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। और दोस्तों चंद्रगुप्त का यदि जन्म पूछा जाए कि चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों इनका जन्म दोस्तों 345 ईसा पूर्व हुआ था। 345 ईसा पूर्व दोस्तों इनका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था, जो भारत में रहकर दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके दोस्तों जीके जीएस में पुस्तकें और उनके लेखक हमेशा दोस्तों पूछे जाते हैं। जो कि आपके अभी नई पुस्तकें जो आई हैं 2023 में जो भी रचनाकार हुए हैं वो भी दोस्तों पूछे जाते हैं। और जो आपकी पुरानी पुस्तकें हैं, जैसे कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो आपका आंसर आना चाहिए मेगास्थनीज ने। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा जाता है कि कौन सा राजदूत किसके दरबार में आया था। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था। तो जो राजदूत था वो कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था। वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य। कौटिल्य दोस्तों हम चाणक्य को ही बोलते हैं दोस्तों। इन्होंने भारतीय राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। दोस्तों यदि एग्जामिनर पूछ दे बताइए अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों किसने की थी? कौटिल्य चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त ने दोस्तों 305 ईसा पूर्व में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में दोस्तों हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों युद्ध में हराया था। कब हराया था दोस्तों? 305 ईस्वी में, याद रखिएगा 305 ईस्वी में हराया था। दोस्तों चंद्रगुप्त जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर पूछ देता है चंद्रगुप्त जो था वो दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था, वो किस धर्म को दोस्तों मानता था? किसको? चंद्रगुप्त। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त जो है वो दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था दोस्तों? चंद्रगुप्त जो था दोस्तों वो जैन धर्म का अनुयायी था। ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोस्तों आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त जो था वो दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपना पूरा समय यानी हम कह सकते हैं अंतिम समय जो है उसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बताया है। यानी दोस्तों चंद्रगुप्त का जो अंतिम समय है वो दोस्तों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बीता। और सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर से दोस्तों उनकी क्या चलती थी दोस्तों? दुश्मनी चलती थी। इस कारण दोस्तों 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराकर सेल्यूकस निकेटर ने फिर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। और युद्ध की जब संधि होने पर उनके अनुसार दोस्तों उन्होंने 4 शर्तें मंजूर की थी। क्या क्या मंजूर की थी कि काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये सारे दोस्तों प्रांत थे वो दोस्तों चंद्रगुप्त को दान में दे दिए थे। ये दोस्तों उनकी शर्त थी। और कार्नेलिया की शादी, अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करके संधि करने पर काबुल, कंधार, हेरात और मकरान नामक ये प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त को दे दिए थे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी?
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रखिए गुरु भद्रबाहु। गुरु भद्रबाहु थे जिन्होंने दोस्तों जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। किसने? गुरु भद्रबाहु ने। इनका नाम याद रखिएगा, गुरु भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। दोस्तों मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। जैसा ही दोस्तों अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त था वो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बुक में भी देखो दिया गया है। अगला दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना प्रथा द्वारा शरीर को त्याग दिया था। दोस्तों ना ही वो दोस्तों खाना खाते थे, ना ही जल ग्रहण करते थे, कुछ नहीं। यानी कि दोस्तों व्रत एक तरीके का उपवास रखते थे और उपवास रखते ही दोस्तों संलेखना प्रथा एक वहाँ पे चलती थी। उस प्रथा के अनुकूल ही दोस्तों उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। हम बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व दोस्तों श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। क्लियर? तो ये एक दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आपका दोस्तों कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। अब बिंदुसार आते हैं जब चंद्रगुप्त की दोस्तों मृत्यु हो गई, उसके बाद दोस्तों उनकी गद्दी पर कोई ना कोई तो बैठेगा ही। तो कौन बैठा था दोस्तों? बिंदुसार बैठा था। कौन बैठा था? बिंदुसार। क्योंकि 298 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों बिंदुसार उनकी गद्दी पर बैठा और मगध की राजगद्दी पर भी बैठा था। बिंदुसार गद्दी पर बैठा जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात। अमित्र घात के नाम से दोस्तों बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्र घात का दोस्तों अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। आपको इसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए कि अमित्र घात क्यों कहते हैं। अमित्र घात का मतलब होता है दोस्तों शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का विनाश करने वाला, जिसको दोस्तों हम अमित्र घात कहते हैं। शत्रु का विनाशक या शत्रु का विनाश करने वाला। शत्रु का विनाश करने वाला क्या होता है? अमित्र घात होता है। याद रखिएगा। बिंदुसार जो था वो दोस्तों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था दोस्तों? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दोस्तों जो आपका एंटियोकस प्रथम था उसने डाइमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्योंकि दोस्तों स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश थे एंटियोकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। किसको? डाइमेकस को। और जैन ग्रंथों में दोस्तों बिंदुसार को दोस्तों क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को दोस्तों सिंहसेन कहा गया है। ये लो आप लोग पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि बताइएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर सकता है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे सिंहसेन कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि दोस्तों आपके सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में स्थित है, उसमें दोस्तों 2 विद्रोहों का वर्णन किया था। कौन कौन से? कि विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को और उसके बाद दोस्तों अशोक को भेजा था। इस कारण दोस्तों एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक जो आपके एंटियोकस प्रथम थे उनको दोस्तों मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी दोस्तों। और बौद्ध विद्वान जो थे वो तारानाथ के बिंदुसार के 16 राज्यों का विजेता भी बताया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है मिस्र के शासक जो टोलेमी द्वितीय थे फेलडेल्फस ने फिर डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी कि दोस्तों डायनोसियस नामक राजदूत जो था वो भी दोस्तों फिलाडेल्फस ने भी डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में दोस्तों भेजा था। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके अशोक के बारे में। अशोक जो था वो कौन था दोस्तों? अशोक दोस्तों जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो कि दोस्तों बाद में अशोक महान हुआ, जो दोस्तों 269 कब दोस्तों 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। 269 ईसा पूर्व जो है दोस्तों मगध की राजगद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? अशोक। और अशोक को दोस्तों अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। अशोक बिंदुसार का दोस्तों पुत्र था और अशोक का राज्याभिषेक दोस्तों 269 ईस्वी पूर्व हुआ। इससे पहले अशोक उज्जैन का दोस्तों क्या था? राज्यपाल था। उज्जैन का दोस्तों राज्यपाल कौन था दोस्तों? अशोक था। यहाँ हम उज्जैन का भी कैसे, और उज्जैन का दोस्तों पुराना नाम क्या था? अवंतिका था। सभी लोग जानते हैं। यहाँ हम बोल सकते, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंतिका का या अवंती का या दोस्तों उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों।
अशोक को दोस्तों उसके अभिलेखों में से उसे दोस्तों देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि भी दी गई थी। दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि किसे प्राप्त थी या किसे प्राप्त हुई थी, तो वो दोस्तों अशोक को प्राप्त हुई थी, अशोक महान को प्राप्त हुई थी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये उपाधि जो है ये अशोक को मिली थी देवनाम प्रियदर्शी की। क्लियर, चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आई। दोस्तों मैं अभी तक आपको जितने भी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड दोस्तों अभी तक आपको जितने भी दोस्तों पॉइंट बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक पॉइंट दोस्तों हमारे द्वारा कहा गया आपको सब कुछ दोस्तों समझ में आ रहा हो। यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जो मैं बोलूँ बस आप उतना कंठस्थ करते रहिएगा, और जो भी यहाँ से आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ एडिशनल पॉइंट वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बस इससे ज़्यादा आपका दोस्तों कुछ नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों यूपी पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो हम आपको हिस्ट्री पढ़ा ही रहे हैं, जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होती है हिस्ट्री के बाद दोस्तों आपके 100+ क्वेश्चनों का इसी में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो आपकी पिछली हो चुकी हैं वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए थे। वो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो सारे आपको दोस्तों मिलेंगे, और जब आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे तो आप उन सारे क्वेश्चनों का आंसर खटाखट दोगे आप लोग। तो चिंता बिल्कुल ना करें, आप लोगों की जीएस बहुत ही धुआंधार करवा दूंगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अशोक के नाम उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निट्टर तथा उदगेलम अभिलेख में मिलता है। दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अशोक का नाम जो है वो किस अभिलेख में मिलता है, तो ये मास्की अभिलेख हुआ, गुर्जरा अभिलेख हुआ, निट्टर अभिलेख हुआ, उदगेलम अभिलेख हुआ, इन सभी में दोस्तों अशोकों के नाम का वर्णन किया गया है। अगला है दोस्तों, पुराणों में उसे दोस्तों अशोक वर्धन तथा दीप वंश में करमोली कहा गया है। अशोक को दोस्तों यदि पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है और दीप वंश में करमोली कहा गया है। ये भी दोस्तों एक पॉइंट है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों, कहा जाता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अशोक जो थे वो दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी में आ गए थे, क्योंकि दोस्तों उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था जिसने दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपके कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कई बार दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसिप। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसिप ने दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर दोस्तों आक्रमण कर दिया था। इन्होंने कब किया था दोस्तों, 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर दोस्तों आक्रमण कर दिया था। और अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में दोस्तों विस्तृत जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में दोस्तों, 13वें अभिलेख में। अगला आता है, अशोक शुरुआत में दोस्तों ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। देखिए मैंने बताया, क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म की इसने दीक्षा किससे ली थी, उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था जिसने दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अभी दोस्तों मैंने आपको पॉइंट एक बताया था। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। किंतु राजतरंगड़ी जो कि कल्हड़ के द्वारा रचित है, राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन जो राजतरंगड़ी जो पुस्तक में वर्णित है उसमें दोस्तों बताया कि जो अशोक था वो दोस्तों शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। कहाँ गया था दोस्तों, लुम्बिनी गया था 20वें वर्ष बाद। क्लियर। चलिए दोस्तों अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों एग्जामिनर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, बताइएगा अशोक की माता का नाम क्या था। अशोक की माता का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अशोक की माता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, सुभद्रांगी। क्या नाम था दोस्तों, सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी, याद रखिएगा। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अशोक की माता का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी। क्लियर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ये शायद मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था। जो लोगों ने हमारी कल की क्लास को देखा होगा उन्हें पता होगा। तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मखली गोसाल ने। मैंने आपको बताया था मखली गोसाल ने दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, मखली गोसाल। ये मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था और आपका इस टॉपिक में भी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग
कुछ याद आ सके जो हाँ मैंने भी कल की क्लास में पढ़ा था। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला आता है दोस्तों अशोक के अभिलेखों के बारे में बताया गया है। दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं, ये दोस्तों अशोक के अभिलेखों में प्रमुख शिलालेख हैं, उनमें वर्णित कौन कौन से अभिलेख हैं उनके बारे में बताया गया है। क्योंकि दोस्तों अशोक के जो भी आपके शिलालेख हैं, शिलालेखों की दोस्तों खोज किसने की थी। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अशोक के जो दोस्तों शिलालेख हैं इनकी खोज दोस्तों किसने की थी और कब हुई थी। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों की खोज जो है वो दोस्तों 1750 ईस्वी में, कब 1750 ईस्वी में पादरेटी किसने की थी दोस्तों, पादरेटी फैनथेलर ने। किसने की थी दोस्तों, पादरेटी फैनथेलर ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए, एक नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप लोगों ने सभी लोग कॉपी में, कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, पादरेटी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। और अशोक के शिलालेखों की संख्या आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनके शिलालेखों की संख्या दोस्तों कितनी है, 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों, 14 है, याद रखिएगा। और अशोक ने अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने पाई थी, यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। और कभी कभी पूछ देता है कि जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था, तो याद रखिएगा 1837 में। ये सन डेट जो भी हैं ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने अशोक के 14 शिलालेखों का निर्माण किया, क्लियर, या खोज की। चलिए और दोस्तों एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, यदि एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विकसित किया गया है या कितने भागों में दोस्तों बांटा गया है, तो इनको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ये भी बता दे तो कौन कौन से। पहला तो दोस्तों आपका शिलालेख आता है, पहला आपका आता है दोस्तों शिलालेख, पहला आता है आपका दोस्तों शिलालेख। और दूसरा दोस्तों आता है आपका स्तंभ लेख। कौन सा दोस्तों, स्तंभ लेख। ये दोस्तों कुछ छोटे छोटे एडिशनल पॉइंट हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। शिलालेख और दोस्तों आपका स्तंभ लेख। और तीसरा दोस्तों आता है आपका गुहा लेख। कौन सा दोस्तों, तीसरा आता है दोस्तों आपका गुहा लेख। ये दोस्तों अशोक के दोस्तों 3 अभिलेख हैं जो कि दोस्तों आपके 3 भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों के नाम और कितने भागों में बटे हैं ये सभी आपको दोस्तों मालूम होने चाहिए, क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों उनके शिलालेख और उनके विषय, कि उनका विषय क्या था। दोस्तों जो अशोक का पहला शिलालेख है वो दोस्तों इसमें किसके बारे में बताया गया। पहले शिलालेख में दोस्तों इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि दोस्तों सभी मनुष्य मेरी संतान है, और पशु बलि की निंदा की गई है कि पशु बलि नहीं करना चाहिए, यानी पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। ये दोस्तों प्रथम अभिलेख में है। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से करता है तो सुनिएगा, पूछा जाता है कि पशु बलि की निंदा अशोक के किस अभिलेख में दी गई है या किस अभिलेख में दर्शाई गई है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा। तो और अभिलेखों की संख्या कितनी है, 14 है। अब आपको पता तो होना चाहिए कि पहले अभिलेख में है, दूसरे में है, तीसरे में है, 5वें में है, 8वें में है कि 9वें में है, 10वें में है या 14वें में है। पता तो होना चाहिए ना। जब पता नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप होते हैं कन्फ्यूज। इसलिए अशोक के जितने भी 14 अभिलेख हैं ये आप लोग याद रखिएगा। और यदि कोई भी एक अभिलेख आ गया ना तो ये समझ लीजिए आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे उस जगह। तो आप लोग अशोक के 14 अभिलेख याद रख लीजिएगा। पहली अभिलेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है और सभी मनुष्य हमारी संतान है। अगला आता है दूसरा अभिलेख। दूसरे अभिलेख में दोस्तों क्या कहा गया है कि पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य किए जाने चाहिए और चोल, रिचेर, पांड्य, संतिप्त या राज्यों की चर्चा की गई है। ये दोस्तों आपके दूसरे अभिलेख में है कि अशोक ने दोस्तों मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, मानव की भी और दोस्तों पशु चिकित्सा के बारे में भी। नेक्स्ट अब आता है दोस्तों अशोक का तीसरा अभिलेख। तीसरे अभिलेख में दोस्तों इन्होंने राजकीय जो अधिकारी थे उन्हें आदेश दिया और हर 5वें वर्ष के उपरांत के दौरान उन्हें शिलालेखों में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया है। या हम कह सकते हैं दोस्तों युक्त हुए रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों के दौरे करने के इन्होंने आदेश दिए हैं, जो कि आपके हर पाँचवें वर्ष बाद ये दोस्तों दौरे किए जाते थे। चौथा शिलालेख कहा क्या है कि मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, यानी कि दोस्तों चौथे शिलालेख में इन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष है और धम्म महाप्रांतों में महाप्रापों की नियुक्ति की जो विषय है ये दोस्तों आपके 5वें शिलालेख में जानकारी इसकी मिलती है। 5वें शिलालेख में दोस्तों धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है दोस्तों छठा अभिलेख, छठा शिलालेख। 6वें शिलालेख में दोस्तों इसमें आत्मनिर्माण की शिक्षा दी है, दोस्तों आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है या आत्मा के निर्माण की शिक्षा दी है 6ठे अभिलेख शिलालेख में। 7वां शिलालेख में दोस्तों सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, सभी संप्रदाय के लिए दोस्तों सहिष्णुता या हम कह सकते हैं दोस्तों
अशोक के ने तीर्थ यात्राओं का भी दोस्तों इसमें उल्लेख किया है 7वें अभिलेख में। 8वें अभिलेख में दोस्तों धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है इन्होंने। और 9वें शिलालेख में दोस्तों इन्होंने धम्म समारोह की चर्चा की है। 9वें शिलालेख में इन्होंने नवे शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की। और क्या किए इन्होंने दोस्तों सच्चे शिष्टाचार का भी उल्लेख किया है। 10वें शिलालेख में दोस्तों धम्म नीति की श्रेष्ठता पर इन्होंने बल दिया है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की है। और 12वें शिलालेख में दोस्तों इन्होंने सर्वधर्म यानी कि सभी धर्म संभाव एवं स्त्री महापात्र की चर्चा की है। या हम कह सकते हैं कि 12वें शिलालेख में चाहे स्त्री महामात्रों की नियुक्ति हो चाहे पुरुष महामात्रों की नियुक्ति हो, तो सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही है। 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से आपको फंसा सकता है कि बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो वो है आपका दोस्तों 13वें शिलालेख में। और युद्ध का वर्णन के साथ साथ अशोक का दोस्तों हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। इसी में दोस्तों पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। तो दोस्तों अशोक के हृदय परिवर्तन की जो बात है वो किस शिलालेख में की गई है, ये एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अशोक के हृदय परिवर्तन की बात किस शिलालेख में की गई है, तो वो आपका 13वां शिलालेख है। कौन सा दोस्तों? 13वें शिलालेख में की गई है। अगला आता है दोस्तों 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख, हालांकि दोस्तों इस बुक में आपका 14वां शिलालेख नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अशोक का दोस्तों जो 14वां शिलालेख है ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बुक में आपको नहीं दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ इनका दोस्तों 14वां शिलालेख क्या रहेगा। 14वां शिलालेख में दोस्तों अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 14वां शिलालेख में क्या कहा है इन्होंने? 14वां शिलालेख में इन्होंने कहा है धार्मिक जीवन, यानी हम बोल सकते हैं धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए या बिताने के लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। एक बार बुक में नहीं दिया गया लेकिन इनका 14वां अभिलेख भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अशोक के दोस्तों 14वें शिलालेख में इन्होंने धार्मिक जीवन बिताने के प्रेरित किया है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा मौर्य प्रशासन। दोस्तों अगला पॉइंट आ गया यहाँ से दोस्तों मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में दोस्तों इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने दिए हैं अध्यक्ष और उनसे संबंधित विभाग दिए गए हैं दोस्तों। मौर्य प्रशासन में दोस्तों इनके कुछ अध्यक्ष हुए हैं, जैसे कि आपका पन्याध्यक्ष हुआ दोस्तों। पन्याध्यक्ष जो था वो दोस्तों वाणिज्य का अध्यक्ष था। पौतावाध्यक्ष था वो दोस्तों माप तौल का अध्यक्ष था। सूनाध्यक्ष था वो दोस्तों बूचड़ खाने का, जिसमें दोस्तों पशु की बलि दी जाती थी, पशु काटे जाते थे, उनको दोस्तों बूचड़ खाने का अध्यक्ष बनाया जाता था। लक्षणाध्यक्ष जहाँ पे दोस्तों आपकी मुद्राएं जहाँ बनती हैं, सिक्के जहाँ ढाले जाते हैं, उनको दोस्तों हम टकसाल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स, याद रखिएगा। नवाध्यक्ष जो था वो दोस्तों जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। विविधाध्यक्ष था वो दोस्तों चारागाह का अध्यक्ष था। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस हो, लेकिन आपकी बुक में है तो आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। हो सकता है बाई चांस एग्जाम में पूछ दिया जाए, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सर इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है जो कि पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा टकसाल का अध्यक्ष और आपका वाणिज्य का अध्यक्ष, मापतौल का अध्यक्ष और जहाज रानी, ये आप 4 याद रख लीजिएगा। इतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला यहाँ से दोस्तों हमारा नया वंश स्टार्ट होता है, गुप्त वंश। दोस्तों कौन सा? अब हम यहाँ से दोस्तों गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। और हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कि सबसे लंबा है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, ये इसको नोट कर लेंगे आप लोग कॉपी में सभी प्यारे दोस्त। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? सबसे लंबा या सबसे बड़ा अभिलेख? तो याद रखिएगा सबसे लंबा अभिलेख जो था वो दोस्तों 7वां अभिलेख था। 7वां अभिलेख सबसे लंबा था। अशोक का सबसे 7वां लंबा अभिलेख था। कौन सा? 7वां अभिलेख। क्लियर? यदि आपसे एग्जाम में पूछते कि सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था, 7वां अभिलेख। एक और दोस्तों पूछा गया है कि खरोष्ठी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि जो होती है दोस्तों वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर चलती है दोस्तों आपकी खरोष्ठी लिपि। इसको भी याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्लियर? चलिए अब यहाँ से हम जानेंगे दोस्तों गुप्त वंश के बारे में। यहाँ से दोस्तों हमारा गुप्त वंश स्टार्ट होता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों की श्रृंखला चल रही है। यदि दोस्तों
श्रृंखला जब चल रही है ना, तो वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? शेयर तो कर दिया करो आप लोग, सभी प्यार पहले वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी दोस्तों क्लास में आ जाएं, सभी प्यार दोस्तों क्लास में आ सके, ताकि दोस्तों वीडियो और भी दोस्तों इंटरेस्टेड हो सके और मैं आप लोगों को और बेहतर से बेहतर दोस्तों करने का प्रयास कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे आप लोग, और कंटेंट दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो, हमारे द्वारा कही गई एक एक बात, एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट दोस्तों आपको यदि समझ में आ रहा हो, तो आप लोग प्यार दोस्त एक बार लाइक तो कर सकते हो वीडियो को। और यदि आप दोस्तों चैनल पर हमारे पहली बार विजिट किए हो, पहली बार आप दोस्तों क्लास को अटेंड कर रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब जानेंगे हम गुप्त वंश के बारे में। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, और जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों? महाराज की उपाधि। तो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने। और जो दोस्तों गुप्त वंश का जो शासक था, संस्थापक था, वो श्रीगुप्त था, जो कि आपका गुप्त वंश की स्थापना इसी ने की थी। और गुप्त साम्राज्य का दोस्तों उदय जो है वो दोस्तों 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ, तो आपका कौशाम्बी से बता सकते हैं कि कौशाम्बी से गुप्त साम्राज्य का विकास हुआ या गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के? तो श्रीगुप्त दोस्तों इसके संस्थापक हुए, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों पूछा जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। और जो श्रीगुप्त था वो कौन था दोस्तों? ये दोस्तों श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच हुआ था। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ले चलते हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो दोस्तों कौन थे? वो गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट हुआ करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही दोस्तों गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की, और इसमें एक नए संवत जिसको हम बोलते हैं गुप्त संवत चलाने का श्रेय दिया जाता है, या कह सकते हैं कि गुप्त संवत चलाने का प्रचलन इन्होंने ही दोस्तों लागू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे, और इसे दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। ये देखिए बहुत शानदार इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों जितने भी पॉइंट हैं अभी तक के एक्सपीरियंस में, मैंने जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम दिए हैं और प्रैक्टिस सेट दिए हैं, आपके ऑफलाइन कोचिंग में जाकर दोस्तों मैंने भी दोस्तों इन क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व किया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये सारे प्रश्न जो है ना, मैंने दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें ये सारे प्रश्न दोस्तों मैंने देखे हैं और किए भी हैं। तो आपके दोस्तों आने वाले एग्जामों में दोस्तों कुछ नए क्वेश्चन नहीं, बल्कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना, यहाँ से हमारे द्वारा कहा गया एक एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों पत्थर की लकीर रहेगा। बस आपको मैं जितना बोल दूँ बस आप उतना कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। और बाकी जो आप एडिशनल मेहनत कर रहे हो ना, अलग से जो आप अपनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, वो तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हो। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इनको आप लोग एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पावर, आपको यहाँ से एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी मेहनत को करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से देखिए कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं, कंटिन्यू याद रखने हैं हमेशा के लिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चांदी के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शासकों में पहला शासक था, या हम कह सकते हैं कि गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के चलाए थे। किस शासक ने चलाए थे? गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन सेकंड आता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद जब श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, तो दोस्तों इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों कहा जाता है कि 320 ईस्वी में गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ करता था चंद्रगुप्त प्रथम, ये दोस्तों गद्दी पर 320 ईस्वी में बैठा था, और जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था, और महाराजाधिराज की उपाधि तो धारण की ही थी। अगले पॉइंट क्यों चलते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त आते हैं दोस्तों। अब इनके बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त कौन था दोस्तों?
जो समुद्रगुप्त था इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों समुद्रगुप्त जो था वो दोस्तों दरबारी कवि हर्षेण था, जिसने दोस्तों इलाहाबाद से प्रशस्ति लेख की रचना की थी। किसकी रचना की थी दोस्तों? प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो यहाँ से आप समुद्रगुप्त आते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त का दोस्तों उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था, जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक था? ये दोस्तों विष्णु का उपासक था। और समुद्रगुप्त ने दोस्तों अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। अब देखिए सभी कोई ना कोई उपाधि धारण किए ही है। जैसे कि श्रीगुप्त की बात करें, महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आगे समुद्रगुप्त। अब इन्होंने भी दोस्तों एक उपाधि धारण की है, जिसको बोलते हैं अश्वमेधकर्ता। क्या बोलते हैं? अश्वमेधकर्ता की उपाधि। ये उपाधियां जरूर नोट कर लीजिएगा, ये छोटे छोटे प्रश्न आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो समुद्रगुप्त था वो दोस्तों संगीत प्रेमी था, और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसने बीड़ा वादन करते हुए दोस्तों दिखाया जाने लगा। उसने जब अपने सिक्के ढलवाए तो उसमें दोस्तों बीड़ा बजाने का चित्र जो है उस सिक्के में दोस्तों उसने दर्शाया। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। उसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के क्रमशः 9 और 12 शासकों को पराजित कर दिया था समुद्रगुप्त ने। और इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? वो हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में, अभी देखो मैं आपको बताया था, प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता था। और प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति में। मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एरड़ से प्राप्त एक लेख हुआ, जिसको हम एरड़ अभिलेख भी कहते हैं। और समुद्रगुप्त को दोस्तों पृथु, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा माना जाने लगा। और इन्हीं अभिलेखों से उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। समुद्रगुप्त की दोस्तों दक्षिणापथ विजय की दोस्तों राय चौधरी ने धर्म विजय संज्ञा प्रदान की। कौन सी दोस्तों? धर्म विजय संज्ञा प्रदान की। और अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका परिचय उसके सिक्के तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त हुआ। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आई दोस्तों आप लोगों को? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरस्त और आग्र पराक्रमांक जैसे उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। समुद्रगुप्त ने प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज होने की समानता, और यह अभिलेख किसमें है? एरड़ अभिलेख में। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। या हम कह सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त जो था वो दोस्तों संगीत प्रेमी भी था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। वो संगीत में अधिक रुचि रखता था, और उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया तथा कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। कविराज की उपाधि भी दोस्तों समुद्रगुप्त को प्राप्त है, क्योंकि दोस्तों वह जो है दोस्तों संगीत प्रेमी होने के साथ साथ वह बीड़ा बजाने के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध था, और बीड़ा बजाते हुए अपने चित्रित अंक जो है उसने अपने सिक्कों में ढलवाए थे। क्लियर? यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने दोस्तों महान बौद्ध भिक्षु वसुबुद्ध की संरक्षण दिया था। दोस्तों समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबुद्ध को दोस्तों संरक्षण दिया था। क्लियर? चलिए यहाँ तक की दोस्तों आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक एक पॉइंट दोस्तों आपको इस बुक का दोस्तों जो है एक एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको गहराई के साथ साथ बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक पॉइंट भी दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से दोस्तों हमारा एक अगला पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी क्लास में नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। लगभग दोस्तों आपकी आधे घंटे की दोस्तों क्लास है। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लगा होगा आप लोगों को। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 4, तो उसमें हम दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। आज का जो टॉपिक है जैसा आपका शानदार रहा है ऐसे आपका कंटिन्यू शानदार ज़बरदस्त चलता रहेगा। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा आप लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं।
मौर्य वंश तो आपका लगभग कंप्लीट हो ही गया है। अब आपके गुप्त वंश में भी दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं और निरंतर दोस्तों आपकी ऐसे ही क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों देते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर विजिट किए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।